नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लालू प्रसाद यादव जी 78 वर्ष के हो गए हैं और इस अवसर पर मेरी ओर से उनको ढेर सारी बधाई। वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और अपने कर्तव्यों का, सामाजिक कर्तव्यों का जैसे निर्वहन कर रहे हैं, ईश्वर उनको सामर्थ्य और शक्ति दे। आज हम लालू यादव के बारे में 3 खंड में बात करेंगे। 3 खंड, 3 कारण। पहला खंड, वैसे 3 कौन से महत्वपूर्ण कारण थे जिसने लालू यादव को द लालू यादव बना दिया, लालू को लालू प्रसाद यादव बना दिया, वो ध्रुवतारा बना दिया जो 70 से लेकर 2025 तक 50 साल की एक लंबी कालखंड में भी न सिर्फ प्रासंगिक हैं बल्कि आज भी बिहार की राजनीति उन्हीं के चारों ओर घूमती है। 3 वो कारण बताएंगे जिसके कारण लालू यादव का उत्थान हुआ, लालू से लालू यादव बने। फिर 3 वे कारण बताएंगे जिनके कारण से उनकी सत्ता उनके हाथ से चली गई। फॉल ऑफ लालू यादव नहीं, फॉल ऑफ लालू यादव से रेजीम हुआ, उनके शासन का फॉल हुआ। और फिर 3 वो कारण बताएंगे जिसके कारण लालू यादव सत्ता से तकरीबन 20 साल लगातार बाहर रहने के बावजूद बिहार की सत्ता से, उनकी पार्टी 2005 के बाद बिहार के सत्ता में कुछ छोटे मोटे अपवाद को छोड़कर कभी भी ड्राइविंग सीट पर नहीं आई। तो ये 20 साल के राजनीतिक वनवास के बावजूद लालू यादव आज भी क्यों रेलिवेंट है, क्यों प्रासंगिक। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 3 वैसे कारण बताएंगे जिनके वजह से लालू यादव इतने पॉपुलर हुए और बिहार ही नहीं देश और दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बना। सबसे पहला कारण, लालू यादव का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ। आप सबको पता है, अगर आप लालू यादव के एफिडेविट को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने मिलर स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई की, 65 में वहाँ से पास किए, फिर प्री यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज से किए, फिर फाइनली लॉ कॉलेज से उन्होंने 76 में एलएलबी की पढ़ाई की। तो ये जो दौर था, ये दौर भारतीय राजनीति में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक परिवर्तन के साथ कांग्रेस के अधिनायकवादी ताकतों के बीच के संघर्ष का दौर था। मैं कहना क्या चाहता हूं कि इनके उत्थान में जो सबसे पहला कारण था कि लालू यादव का राजनीतिक जन्म, इनका राजनीतिक बर्थ उस दौर में हुआ जिस दौर में देश और बिहार की राजनीति करवट बदल रही थी। छात्र राजनीति में प्रवेश करना, फिर जयप्रकाश के आंदोलन में आना, फिर पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में अध्यक्ष चुना जाना, उसके बाद इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का आना, सबसे कम उम्र में छपरा से सांसद बन जाना, इसने लालू यादव के पूरे पॉलिटिकल कैरियर को एक नया आयाम, एक नया शेप दिया जो समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की मिट्टी से गुथा हुआ था। तो उनके उत्थान में सबसे बड़ा योगदान इस बात का भी है कि उनका राजनीतिक जन्म उस दौर में हुआ जिस दौर में यह घटनाएं करवट बदल रही थी। आपको याद होगा कि जब 90 में प्रधानमंत्री
वीपी सिंह हुए जनता दल के इसके बाद, तो उस पीरियड में हम कालखंड को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं। मैं बताना जो चाहता हूँ उस ट्रेंड को समझिए। रामसुंदर दास को चाहते थे वीपी सिंह और चंद्रशेखर चाहते थे रघुनाथ झा को बनाना। इस बीच में डेडलॉक हो गया। तो यूँ समझिए कि कॉम्प्रोमाइज के तहत चौधरी देवीलाल ने इनको चुना और जो इंटरनल वोटिंग हुई इसमें लालू यादव जीत गए और ये सितंबर 90 में राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका दूसरा कारण हम बताते हैं कि जब शासन में आए, एक कारण मैंने बता दिया कि उनकी जो पृष्ठभूमि थी, जिस दौर में उन्होंने जन्म, कई बार आप किसी व्यक्ति के उत्थान में उस कालखंड का भी बड़ा योगदान होता है, तो ये इनके साथ हुआ। दूसरा, जब ये मुख्यमंत्री बने तो जिस अंदाज से इन्होंने शपथ लिया, पहली बार गांधी मैदान में शपथ लिया, उस तस्वीर को भी आप देखिएगा। पीपुल्स चीफ मिनिस्टर लोग कहते थे। लोगों को लगा कि उसके बीच का कोई आदमी सीएम बन गया। उसके पहले जो दौर था, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत जाजा, बिंदेश्वरी दुबे, ये सब एक स्टीरियोटाइप नेता थे जिससे आदमी पक गया था। जनता कोई उससे राफ्ता नहीं था। इंदिरा गांधी चून करके किसी को उस दौर में, फिर इंदिरा गांधी के बाद भी जो दौर आया तो पिक एंड टू टाइप चीज होता था, किसी को उठा के बना दिया। कांग्रेस का वही स्टाइल था। उसके बाद लालू यादव का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहना, वहीं से शासन चलाना, सुबह उठ के दतवन से मुंह धोना, बाहर में खाना खाना, मैं आपको ये बात बता रहा कि मुझको उनके साथ काम करने का भी मौका मिला, उनको बहुत नज़दीक से देखने का ये सारा मौका मिला। इसलिए कदाचित जो मैं बात बता रहा हूँ, बहुत लोग को वो एकेडमिक डिस्कशन से पढ़ करके लोग वो बात बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर, जो मैंने देखा है इतने दिनों में। तो चपरासी क्वार्टर से जब शासन चलना शुरू हुआ, साइकिल से सचिवालय जाते थे, उसके पीछे कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब साइकिल से हाफ रहा है, दौड़ रहा है। तो जनता को लगा, आम आदमी को लगा, गरीब गुरुओं को लगा, दलित पिछड़ों को लगा कि ये है मुख्यमंत्री मेरा, जिसके पीछे पूरा ब्यूरोक्रेसी दौड़ रहा। तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो जनरली अपर कास्ट डोमिनेटेड था, अगर अपर कास्ट डोमिनेटेड ना भी कहें तो जो आर्थिक रूप से सबल थे वो डोमिनेशन था, और आर्थिक सवर्णों का तो दबदबा था ही। तो लोगों को लगा कि देखो मेरे बीच से निकला हुआ आदमी जो है इन लोग को साइकिल के पीछे दौड़ा रहा। वो एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट था। ये सब दूसरे कारण में से, माने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, ये दूसरा कारण था। आप उस दौर के पिक्चर को देखिएगा, रात में निकलते थे, उसको कई मीडिया ने, अखबारों ने कहा नॉकटर्नल ड्राइव, नॉकटर्नल इंक्रोचमेंट ड्राइव। रात में निकल जाते थे, जाड़ा के दिन में गॉन पहन के, हैट लगा के, और पटना के सड़कों पर बुलडोजर लेकर के अतिक्रमण हटाने का काम। आप देखिएगा कि अभी भी मीठापुर में जो अंबेडकर की बस्ती बनी हुई है, इधर आप जब कंकड़बाग से बाहर निकलिएगा, NNCH के आसपास जो कुछ दलितों की बस्ती, डोम लोगों की बस्ती बसी हुई है स्कैवेंजर्स का, वो लालू जी का बसाया हुआ है। आसियाना मोड़ पर जो बस्तियां बसी, वो लालू जी का बसाया हुआ। तो ये जब काम करना शुरू किए, निकल जाते थे नगर निगम का टैंकर लेकर के, साथ में कुछ नाई लोग रहता था, बच्चों का बाल कट रहा है, वहीं टैंकर से नहवा रहे हैं। तो ये सब सारा चीज जो करना शुरू किया, लोगों को लगा कि ये तो उसका चीफ मिनिस्टर है, और इनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ एकाएक शूट अप कर गया। अगर उसको स्टॉक मार्केट की भाषा में कहिए तो एकदम, जिसको बोलता है राता रात, तो स्टॉक मार्केट का सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके गवर्नेंस के स्टाइल में एक चीज जो आपको, जो इनके उत्थान में बहुत काम दिया, वह था कि जिसको बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट न्याय।
जनता दरबार का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता है। जनता दरबार का कॉन्सेप्ट बिहार में पहली बार लालू यादव ने किया। जनता दरबार, जनता के बीच में जाना, पिटीशन लेना, ऑन द स्पॉट निर्णय लेना, ये सारी चीजों ने इनको बहुत पॉपुलर कर दिया। गवर्नेंस के स्टाइल पर जब इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स को ब्यूरोक्रेसी में स्थान दिया, अभी जिसकी चर्चा नीतीश जी कर रहे हैं कि इन्होंने जो परामर्शदात्री समिति का गठन किया जिसमें जदयू और बीजेपी के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को जिला स्तर पर और प्रखंड पर बनाया गया, ये काम लालू जी ने किया था। सबसे पहले ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिलों में अपने पार्टी के दबे कुचले लोगों को खड़ा कर देना। आपको एक उदाहरण बताते हैं। उस दौर में झरिया में एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, सूर्यदेव सिंह, जो बीपी सिन्हा को बोला जाता था कि वो ट्रेड यूनियन का लीडर था। उसको कहा जाता था किंग ऑफ कोल बेल्ट। अजीब स्टाइल का आदमी लोग बताते हैं, क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में, वो लोग बताते हैं कि वे मुख्यमंत्री से भी माने टहलते हुए बात करते। ये रुतबा था उस व्यक्ति का। सुखदेव सिंह उसी के यहाँ बॉडीगार्ड था, उसकी हत्या करके वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया, बलिया का राजपूत, और उस इलाके में राजपूत का बोलबाला हो गया। अब आप सोच के देखिए लालू यादव का स्टाइल। आपको पता है उस दौर में, अभी जो झारखंड है, बिहार एक था, एक नेता हुआ करता था राजू यादव। कहते हैं लोग कि सूरजदेव सिंह ने उसकी मुगल सराय में हत्या करा दी। ये लालू यादव थे जिसने उसकी पत्नी को, आबो देवी, जो गोईठा ठोकती थी, घास गढ़ के जानवर को खिला के अपना जीवन यापन करती थी, उसको झरिया से न सिर्फ विधायक बना दिया बल्कि वो राज्य में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी बन गई। लालू यादव का ये दौर था, ये उनके उत्थान का कारण था। उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में इतना बड़ा अंतर आया कि प्रखंड में, थाना में, जिलों में बैकवर्ड्स कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग, पिछड़े हुए लोग, गरीब गुरुआ लोग जा करके लोग मिलने लगे कलेक्टर से, एसडीएम से, थाना में। उनका एक बड़ा फेमस बात चलता था कि बोलता था कि इसको आपके सरकार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बोलते थे हम दरोगा हैं कि हमको सस्पेंड कर देगा। इससे दो मैसेज गया। पहला कि दरोगा वो छोटा चीज है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में दरोगा बहुत बड़ा चीज। आज भी दरोगा संयोग से बहुत पावरफुल होता है, तो कहते थे बार बार कि हमको दरोगा है कि हमको सस्पेंड कर देगा। तो ये इन चीजों ने मासेस को बहुत अपील किया और उसका जो वो इम्बोल्डेंड हुआ। बहुत लंबी कहानी है, बहुत हम नहीं बताएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण था इनके राइज का, स्पेशली मुस्लिमों के बीच में पॉपुलर क्यों हो गए। आज जो लोग बोलते हैं कि एमवाई समीकरण, तो वाई तो मान लीजिए कि यादव ये अपने समाज के थे, लेकिन मुसलमान क्यों इनके साथ है। 90 के पहले लगातार कम्युनल राइट्स खूब होते थे, वो दौर मुझको याद है। इन्होंने एक फरमान जारी किया, कहा कि जिस जिले में सांप्रदायिक दंगा होगा वहां के डीएम और एसपी संयुक्त रूप से दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। और ओपनली उनका अंदाज था, ओपनली बोलना शुरू किए और फिर उस आशय का आदेश निकल गया। जो आज की तारीख में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको शायद नहीं मालूम होगा, अभी जिलों में डेपुटेशन ऑर्डर जो निकलता है, ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है, डीएम एसपी का हस्ताक्षर, संयुक्त हस्ताक्षर। ये काम लालू जी के समय ही शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि डीएम एंड एसपीज विल बी हेल्ड ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल कि अगर दंगा हुआ। इसका इतना सैल्यूटरी इफेक्ट हुआ कि 90 के बाद बहुत कम जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, और अगर हुए तो वहां के कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई भी हुई। उनके गवर्नेंस के स्टाइल ने, जिसको बोलते हैं कि आजादी के बाद से 50 साल, जो 45-50 साल का जो स्टीरियोटाइप गवर्नेंस के मॉडल थे, उसको एक बारगी पलट के रख दिया। लालू यादव का मासेस से बात करना, अंग्रेजी में एक कहावत है, नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था
कि इफ यू स्पीक द लैंग्वेज पीपल अंडरस्टैंड, यू विल हिट हिज माइंड, बट इफ यू स्पीक द लैंग्वेज पीपल स्पीक, यू विल हिट हिज हार्ट। ये दिल पर चोट करते थे लोग। जिस तरह के भाषा बोलते थे लालू जी, वही भाषा बोलते थे। साइकिल से निकल जाना, हाथी पर निकल जाना, रात में गौन पहन के निकल जाना, दलितों की, मुसहर लोगों की बस्ती में जा कर के बैठ जाना, उसके बाल कटवाना, बच्चों को नहलवाना, स्कूल भेजना, ये सारा उसी चीज का खेल था। चरवाहा विद्यालय को लोग बहुत, मैं उसके क्वालिटी उस पर नहीं जान, लेकिन चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये था कि चूंकि वो अपना पेशा नहीं छोड़ सकता है गरीबी के कारण, तो उसी के बीच वो कैसे पढ़ सकता है। हालांकि वो ब्यूरोक्रेटिक मिस गवर्नेंस का भेंट चढ़ गया है। अभी आंगनबाड़ी जिसको आप बोल रहे हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट था। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। पहला, जिस दौर में लालू यादव का राजनीतिक जीवन का उदय हुआ, वो दौर बहुत अनुकूल था। दूसरा, इनके गवर्नेंस का स्टाइल और सामाजिक न्याय सिर्फ नारों में, सिर्फ किताबों में, सिर्फ थ्योरी में नहीं, रोड पर उतार दिए। इनका आम जीवन से सीधा राफ्ता हुआ। चपरासी क्वार्टर से काम कर रहे हैं, दतवन से मुंह धो रहे हैं, रोड पर बैठ के खा रहे हैं, साइकिलें से चल दिए, ओपनली मिलते थे। लालू यादव का आज भी स्टाइल है, उनसे मिलना आज भी बहुत आसान है। आप गेट पर चले जाइएगा, मुलाकात हो जाएगी। तो ये अंदाज। और तीसरा, गवर्नेंस में एक नया एक्सपेरिमेंट, दलितों और पिछड़ों को गवर्नेंस में जगह दिया जाना। जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बहुत भरपूर स्थान दिया गया। नहीं तो कलेक्टर, एसपीज, एसडीओज, बीडीओ, थानेदार में बहुत कम संख्या रहती थी। वो रिजर्वेशन की पॉलिसी को धरातल पर लाए और इसने इनको बहुत पॉपुलर कर दिया। तो ये 3 कारण थे। अब आइए आपको जल्दी से हम बता दें कि वो 3 कारण क्या थे जिसके कारण इनके शासन का अंत हुआ। लालू यादव का अंत नहीं हुआ। फॉल ऑफ लालू यादव्स regime is a different thing and fall of Lalu Yadav is a different thing. Lalu Yadav is still alive and he will remain relevant till the last breath of his life. लेकिन लालू यादव के शासन का अंत क्या हुआ, इसके 3 कारण आपको बता देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि if you fight against the establishment long enough and hard enough, the establishment will make you a member of it. जिन कारणों से किसी व्यक्ति की संस्था का उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का भी हो जाता है। लालू यादव ने जिस तरीके से गवर्नेंस के स्टाइल में, फंक्शनिंग में अंतर लाया, सबसे पहला इनके फॉल का कारण क्या हुआ, सो समझिए। पहला का एक बहुत तेजी से बैकलैश हुआ। जब आपने दलितों का, पिछड़ों का उत्थान किया, सामाजिक मुख्यधारा में लाया, उनके मुंह में आवाज दी, जो कभी खटिया पर नहीं बैठता था उसको कुर्सी पर बैठा दिया, तो बैकलैश होना तय था। हालांकि उसको लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर भी आप कह सकते हैं, और आप अगर कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन उस बैकलैश के कारण जो वायलेंस होना शुरू हुआ, नरसंहार होना शुरू हुआ, वो लालू यादव के शासन के अंत का पहला प्रमुख कारण बना। कई एक समाजशास्त्री, कई एक लेखक, कई किताबें इस पर लिखी गई हैं कि बेसिकली ये जो नरसंहार थे, वैसे किसी भी नरसंहार को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बैकलैश था। जो सदियों से बोलने की ताकत नहीं रखता था, वो जब बोलना शुरू किया तो वैसे एलिमेंट जो उसके बोलने को अच्छा नहीं मानते थे, उस पर प्रहार करना शुरू किया। तो लालू यादव का चूंकि शासन था, लोगों को आवाज दी, हिम्मत दी, उसका आत्मबल बढ़ाया, इसने भी रिटेलिएट किया। दूसरा कारण, लालू यादव की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि इन्होंने जब सामाजिक न्याय, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की गाड़ी की रफ्तार को तेज किया, तो इनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं सत्ता में इसी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के व्हीकल पर सवार होकर चलता जाऊंगा। और इन्होंने जिसको बोलते हैं आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास पर सामाजिक परिवर्तन को अधिमान दिया।
आप कहिए कि इनके वक्तव्य में उस जमाने के अखबार को अगर देखिएगा तो कहते हुए पाया जाएगा कि रोड फोर्ट बनाने से कोई वोट देता है जी? रोड बनेगा तो सब डकैत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, इस तरह की बातें होने लगी। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको सामाजिक न्याय को ही आगे बढ़ाना है, आर्थिक प्रगति देखी जाएगी, सोचेंगे इस पर। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय को आर्थिक प्रगति पर अधिमान देना, प्रायोरिटी देना, ये दूसरा कारण बन गया इनके शासन के अंत का। और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर लगातार पिछड़ते गए। हालांकि इसमें कई रिपोर्ट भी छपी है। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, अगर आप कभी पढ़ेंगे उसको, बहुत बड़ा रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से लगेगा कि 90 से 2000 के बीच में कई एक ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसमें वर्ल्ड बैंक ने माना है कि नहीं, बहुत सारे चेंजेज हुए सोशल सेक्टर्स में, इकोनॉमिक सेक्टर्स वगैरह में। बहरहाल वो एक अलग बहस का विषय है। मैं फिलहाल सिर्फ इसी पर अपने आप को केंद्रित रख रहा हूं कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ, वह कारण क्या था? आप विकिपीडिया को देखिएगा तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड बैंक lauded his party for its work in 90s and the economic front। इस पर जो रिपोर्ट छपी है वो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल तीसरा कारण क्या था इनके शासन का अंत? लालू जी के गवर्नेंस के स्टाइल में जो अंतर आया, इसने धीरे 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 गवर्नेंस पर एक खास तरह के ब्यूरोक्रेट का प्रभाव डाल दिया। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कायस्थ का, दीपक कुमार एंड कंपनी के कारण कायस्थ आईएएस लॉबी का बहुत बड़ा, माने बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उस वक्त लालू जी के ब्यूरोक्रेसी में बनिया का, माने आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत लोग नहीं जानते, बनिया का जबरदस्त प्रभाव हो गया। मुकुंद प्रसाद से लेकर के और यूएन पंजियार से लेकर के अरविंद प्रसाद से लेकर के भर गया लोग, बनिया एंड एलाइड कास्ट, एसएस वर्मा वगैरह सब लोग। और इतना स्ट्रांग होने लगा, दुर्भाग्य से इसमें से अधिकांश ब्यूरोक्रेट बड़े नेगेटिव अप्रोच के थे। इसके अतिरिक्त, क्योंकि मैंने बहुत करीब से लालू जी को देखा है, तीसरे कारण में जो मैंने बताया कि गवर्नेंस वाला, जो गवर्नेंस में लोगों की एंट्री की, पॉलिटिसाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन आदि किया, वह मतलब इनके पशुपालन घोटाला के बाद जब राबड़ी देवी बनी तो उसमें उसका बहुत विभत्स रूप नजर आने लगा। अधिकारियों के साथ मारपीट, बदतमीजी होना। जनता दल जो बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना पशुपालन घोटाला के बाद, उन लोगों की बदतमीजी सिर चढ़ के बोलने लगे। क्योंकि मीडिया में अपर कास्ट का पहले भी दबदबा था, अभी दबदबा, तो इन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना शुरू किया। मुझको याद है उस समय का अखबार को अगर आप पढ़िएगा तो अगर 10 जगह मर्डर हुआ है तो 10 जगह के मर्डर को अखबार के फ्रंट पेज पर डाल करके और लाल रंग से लगता है जैसे खून फैला हुआ है, वो लिखा जाता था। कोर्ट्स वगैरह भी एक खास वर्ग के हाथ में पहले भी था, आज भी है, तो उसकी टिप्पणी आना वगैरह स्वाभाविक थे। लेकिन इस तीसरे कारण में आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि लालू जी का जो काम करने का अंदाज है वह वर्बल ज्यादा है। मतलब वो किसी चीज को बहुत सिस्टमेटिक रूप से करना, माने उनकी आदत नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं तीसरे कारण में क्यों सरकार गिरी। लालू जी, या इवन जब राबड़ी देवी बनी तो वो भी, कैबिनेट की बैठक रेगुलर हो या नहीं होती थी। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने ऊपर कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और उस कैबिनेट की मीटिंग में या फिर डीएम्स वगैरह एसपीस की जब रिव्यू होती थी तो उसमें ओपनली लोगों को बेइज्जत किया जाता था, जिसके कारण वही गवर्नेंस, वही ब्यूरोक्रेसी जिसमें शुरुआती दौर में नीचे के लोगों को स्थान मिला तो एक मॉडल बना, लेकिन वो दिखाता है ना कि जिस कारण से आपका उत्थान वही पतन का भी हो सकता है। तो वो ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज करना शुरू कर। आपको एक वाकया बताते हैं। एक बार डीएम और एसपी की रिव्यू मीटिंग चल रही थी सचिवालय में।
कमला प्रसाद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। तो किसी जिले का डीएम को चश्मा लगा हुआ था आंख में, पहले तो कंप्यूटर था नहीं, तो रिपोर्ट पलट के पढ़ रहे। तो रिपोर्ट पढ़ने के क्रम में लालू जी ने कहा दिया, कमला बाबू कौन अंधेरा के बना दिए हैं कलेक्टर, तो इसको पढ़ ही नहीं आता है, इसका आंखें खराब। इन चीजों का बहुत खराब प्रभाव पड़ता था और इसका फायदा कौन उठाते थे? आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ कुछ ऐसा कलेक्टर था जो 6-6 साल रहा। सिवान में एक कलेक्टर जो अभी नीतीश जी के आंख के तारे बने हुए हैं, शिशिर सिन्हा 6 साल कलेक्टर रहा सिवान का। बहरहाल तो गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी को इतना डिमोरलाइज करना शुरू कर दिए और ये खुद शासन के कामों में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते थे। जैसे देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि कैबिनेट जो होता है वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस वक्त स्टाइल चल गया, मौखिक लालू जी बोल दिए काम कर दीजिए, अब वो मौखिक हो रहा है, अब उसमें गड़बड़ी होगी तो फंसिएगा। अगर वही काम कैबिनेट से डिसीजन लेने के बाद डीएम बनाकर, सर्कुलर लगाकर, एक्ट बनाकर करिए तो आप नहीं फंसिएगा। पशुपालन घोटाले में जो केस चल रहा था, उस केस को हमने बड़ी नजदीकी से देखा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्याम बिहारी सिन्हा जो किंगपिन था, जिसकी मृत्यु ऑस्ट्रेलिया में ही हो गई, उसका 161 सीआरपीसी के तहत दिया गए बयान को मैंने पूरा पढ़ा है और उसका पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे पटना हाईकोर्ट में, प्रिंसिपल एजी भी थे, गुजर गए, तो मैं उनको उस क्रम में हेल्प करने के क्रम में मैंने उसको उठा। उसमें श्याम बिहारी सिन्हा ने आज के कई एक नेताओं का नाम भी लिया। तो जो पशुपालन घोटाला है, अच्छा बाय द वे कितना घोटाला था? 950 करोड़ का। अभी तो एक 2-2 हजार करोड़ का एक विभाग के एक कंपोनेंट में घोटाला हो रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का कहीं नाम आता है? क्यों नहीं आता कि हर चीज सिस्टमेटाइज कर दी और कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट से हुआ, फंसेगा तो सब फंसेगा। यहाँ इनके व्हीम से चलता था। आप सोच करके देखिए कि पशुपालन घोटाला वाज लेस अ स्कैम एंड मोर ए हैफेजार्ड ब्यूरोक्रेटिक मोड ऑफ गवर्नेंस। अपने मन से कुछ कर रहे हैं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि लालू जी का ये स्टाइल कि अपने से फाइल नहीं पढ़ेंगे, अपने से नोटिंग नहीं पढ़ेंगे, ऑफिस में बैठ करके मीटिंग कंडक्ट करके डिसीजन नहीं लेंगे। मैंने एक बार कहा था कि एक मिनिस्टर को 2 अंदाज में काम करना चाहिए। जब वो पॉलिटिकल भाषण दे रहा हो तो ही शुड बिहेव लाइक ए टिपिकल पॉलिटिशियन, लेकिन जब वो दफ्तर में बैठ के काम कर रहा हो, ही शुड बिहेव लाइक ए टिपिकल ब्यूरोक्रेट। और जब वो इंटरनेशनल लोगों या ये दूसरे देश के दौरे पर हो या डेलीगेशन से मिल रहा हो, शुड बिहेव लाइक ए स्टेट्समैन। कोई स्टेट के फंक्शन में बात कर रहा हो, शुड बिहेव लाइक ए स्टेट्समैन। ये तीनों गुण होने थे। लालू जी में पहला गुण तो शानदार था, जब फील्ड में जाते तो पॉलिटिशियन के रूप में, तो आज भी उनका कोई सानी नहीं, लेकिन ऑफिस में बैठ करके ब्यूरोक्रेट के स्टाइल में फाइल का डिस्पोजल करना, चीजों को पढ़ करके अपने से दस्तखत करना, इसकी घनघोर कमी उनमें रही और यही कमी तेजस्वी में भी, और जो एक बहुत बड़े खतरे का घर भी है। अगर बिना पढ़ करके, लालू जी में एक और बीमारी जो तीसरे कारण को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंधविश्वास। जिस पर उनको विश्वास हो गया, आंख बंद करके लाया फाइल, दस्तखत कर दी। ये चीज बहुत महंगा पड़ा उनको। तो फिलहाल मैं इस एपिसोड में इतना ही बात करता हूं। अगले एपिसोड में जो तुरंत मैं रिलीज कर रहा हूं, उसमें बताऊंगा 3 कारण जिसके कारण से लालू यादव आज भी क्यों प्रासंगिक है। अभी मैंने बताया 3 वो कारण जिसके कारण लालू जी का उदय हुआ, 3 वो कारण जिसके कारण लालू जी के शासन का अंत हुआ। लालू जी का अंत नहीं हुआ है, अभी भी टाइगर अभी भी जिंदा है। और दूसरे एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि 3 वो कौन से कारण हैं जिसके कारण लालू यादव आज भी प्रासंगिक है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।